सारी कहानियों से हटकर है। कहानी एक गैंगस्टर की है, कहानी उसके जुल्म की है, कहानी उसके कनेक्शन की है पुलिस से, नेताओं से, और कानून कैसे लचर हो जाता है ऐसे लोगों के सामने, उसकी कहानी है। लेकिन फिर आम लोग, खासतौर पर औरतें, लड़कियां, जब वो एक दुर्गा और चंडी का रूप लेती हैं तो फिर क्या होता है। कहानी इसकी भी है कि किसी देश के दूसरी अदालत में इस तरह का कोई वाक्य उसके बाद कभी नहीं हुआ, न उससे पहले हुआ था कि अदालत की चौखट के अंदर घुसकर जज की बजाय कोई और फैसला सुनाए और जज की बजाय कोई और सजा दे। कहानी नागपुर की है। 90 का दशक था। नागपुर में तब भी क्राइम हुआ करता था, लेकिन उस पैमाने पे नहीं। लेकिन एक इलाका ऐसा था नागपुर में जहां के लोग बड़े परेशान थे, और एक कस्तूरबा नगर एक बस्ती थी, दलितों की बस्ती। करीब 300 परिवार वहां पे रहता था, उनका घर था। छोटे मोटे सब काम करते, ज्यादा पैसे भी उनके पास नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 90 के दशक में अचानक एक शख्स वहां पे उठता है जिसका नाम था भारत कालीचरण। पर भारत कालीचरण के नाम से उसे लोग कम जानते थे। जब तक वो छोटा था या बाकी चीजें करता था, जुर्म की दुनिया में नहीं आया था, तब तक लोग उसको भारत कालीचरण कहते थे। लेकिन एक बार जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद उसका नाम बदल गया, नामकरण हो गया, और उसका नया नाम रखा गया अक्कू यादव। धीरे धीरे छोटे मोटे क्राइम करते करते बड़े बड़े क्राइम करने लगा। उसके पीछे पुलिस का भी हाथ था, उसके पीछे लोकल लीडर जो थे पॉलिटिकल, उनका भी हाथ था। वो उसको बढ़ावा देते, अपने फायदे के लिए यूज करते, और वो उसके बाद एक तरह से बेलगाम होता गया। और खास तौर पर इस बस्ती में, कस्तूरबा नगर जो दलित बस्ती है, वहां पे इसके आतंक और खौफ का हर तरफ एक तरह से परचम लहराने लगा। जब जो मन में आता करता, कोई सुनवाई नहीं। पूरी बस्ती में खासतौर पे औरतों पे हमेशा उसकी गंदी और बुरी नजर होती। जब उसे लगा कि वो ताकतवर हो गया है, कानून पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसके अलावा जो नेता है उनका हमेशा सर पे हाथ है, तो धीरे धीरे उसका हौसला इतना बढ़ा कि उसने इस बस्ती की औरतों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। एक एक कर इसने बस्ती की औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। बेचारी बहुत सारी पुलिस के पास गई, पुलिस वालों ने मदद नहीं की। एक महिला के साथ जब इसने रेप किया, शर्म के मारे उस महिला ने बाद में खुद को, अपने आप को तेल डालकर जिंदा जला लिया, क्योंकि वो बाकी बस्ती के लोगों से नजरें नहीं मिला सकती थी। कहते हैं कि अक्कू यादव ने करीब 10 साल के अपने आतंक के इस साम्राज्य के दौरान 40 से ज्यादा इस बस्ती की महिलाओं को हवस का शिकार बनाया, और इस दौरान में कई कत्ल किए, चाकुओं से गोद कर। कई महिलाओं को तो उसने रेप के बाद चाकू गोद गोद कर मार डाला। पुलिस के पास, इस जो कस्तूरबा नगर बस्ती है, जो थाना लगता था, वहां के पुलिस स्टेशन में दर्जनों शिकायतें अक्कू यादव के खिलाफ, लेकिन पुलिस ने कभी कुछ नहीं किया, और इससे हौसला बढ़ता गया। बस्ती के लोगों को तंग करना, उनका रेप करना, मर्डर करना, यह अक्कू यादव के लिए एक आम बात हो गई। आलम यह था कि एक दौर ऐसा आया जो फिल्मों में कई बार दिखाया गया कि अक्कू यादव जब बस्ती में आता था तो बस्ती की औरतें घरों में दुबक जाती थी, छुप जाती थी। मर्द जो है वो उससे नजरें नहीं मिलाते थे, क्योंकि पता नहीं कब किसकी तरफ वो देखे और वो उसका शिकार बन जाए। जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, जो बड़ी हो रही थी, माँ बाप उनको अक्कू यादव और उसके लोगों की नजरों से हमेशा बचा के रखने की कोशिश करते थे। जुल्म अपने चरम पर था, और 10 साल तक अक्कू यादव की यह दहशत चलती रही इस बस्ती पर। और इन 10 सालों में कानून से लेकर नेताओं ने कभी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। जब चुनाव आता, बस्ती के लोग जान अपनी खतरे में डालकर शिकायत करते, लेकिन ऐसे कई जो शिकायत किया, वो पता चल गया अक्कू यादव को उससे भी बदला लिया गया। ये सिलसिला चलता रहा, 10 साल हो गए। लगा कि इस बस्ती की तकदीर यही है, यही होगा। लेकिन तभी अचानक एक हादसा होता है। 10 साल के बाद 2004 में इस बस्ती में 300 परिवार रहता था। एक परिवार मधुकर का था। मधुकर और उनकी पत्नी अलका, ये दोनों इसी बस्ती में रहती थी, और ये 300 परिवारों में इकलौता ये परिवार था जिसने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इस बस्ती से बाहर निकाला था। वरना उसी बस्ती में जो सरकारी स्कूल है सब वहीं पढ़ते थे। इतने पैसे भी नहीं, एजुकेशन की तरफ इन लोगों को वो भी नहीं था कि इससे कुछ क्या हो सकता है, सहूलियत नहीं थी, गरीब लोग थे। बट मधुकर और उनकी पत्नी अलका चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ समाज में अच्छा नाम कमाए, और इसीलिए वो अपनी सारी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी बेटी, जो उषा जिसका नाम था, उसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर रहे थे। उषा जब कॉलेज गई तो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया पढ़ना, क्योंकि उसकी शुरू से कहती थी कि मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है और होटल में ही काम करना है, इंडस्ट्री में। पढ़ने में तेज थी, एडमिशन हो गया, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, और वो हॉस्टल में ही रहती थी।
बाप भी जानबूझ के कि बेटी जवान है, अक्कू यादव का यहाँ पे इतना आतंक है, तो वो उसको अपने बस्ती से दूर ही रखते थे। उषा बाहर पड़ रही थी, इधर अक्कू यादव का जो दहशत है वो सारी चीजें जारी थी। कुछ लोगों ने बस्ती की आवाज उठाई, उसने बाद में उनकी लाशें रेलवे ट्रैक के किनारे मिली, चाकू से गुदी हुई। तो ये सारी चीजें चलती रही, लेकिन अक्कू यादव खुलेआम घूमता रहा बस्ती में आकर। तभी पढ़ाई के बाद कॉलेज की छुट्टी होती है, उषा बस्ती लौटती है छुट्टियों में अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए। हालांकि माँ बाप तब भी नहीं चाहते थे कि वो बस्ती आए, लेकिन उषा की जिद थी तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा चलो कुछ दिनों की बात है। उषा आती है, बस्ती में रहती है। इत्तेफाक की बात है कि जब उषा घर आई हुई थी, एक दिन अचानक अक्कू यादव के कुछ लोग, उषा के घर के बराबर में एक परिवार रहता था, उसने पुलिस में कोई कंप्लेन कर दी थी। तो अक्कू यादव के लोगों को यह बात पता चली। वो वहां पे बहुत सारे लोग पहुंचते हैं और उषा के पड़ोस में रहने वाले शख्स के घर पे हमला कर देते हैं। उषा घर के अंदर थी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो बाहर आती है, देखती है बहुत सारे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं। वो बीच में आ जाती है। उषा थी बहुत बहादुर और उसे लगा कि ये तो जुल्म है। उसके बाद उसने उन लोगों को धमकाया कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप यहां से छोड़ो, और पड़ो बीच बचाव करने लगी। उन लोगों को गुस्सा आया। तब तक उषा वापस आती है घर में और पुलिस को कॉल कर देती है। इत्तेफाक से 100 नंबर पे कॉल करती है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो अक्कू यादव के जो लोग थे वो डर जाते हैं और देख लेने की धमकी के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्कू यादव को यह बात पता चलती है कि बस्ती की एक लड़की ने पुलिस को बुलाया, वो भी उनके लड़कों के सामने। अक्कू यादव करीब 50 लोगों को लेकर बस्ती में करीब कुछ घंटे बाद ही वापस आता है। उषा के घर के बाहर आकर खड़ा होता है। एक बोतल तेजाब से भरी हुई उस बोतल को उषा के घर के दरवाजे पे मारता है। उसके बाद घर के लोगों को बुलाता है गाली देकर। दरवाजा खुलता है, उषा के माँ बाप आते हैं। उषा बाहर आती है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने आज के बाद कभी पुलिस को फोन किया या हमारे मामले में बीच में आई तो तुम्हारा भी रेप कर देंगे और तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे। इत्तेफाक से जब वो धमकी दिया तो उषा ने पलट के जवाब दिया। चूंकि वो एक पढ़ी लिखी पढ़ रही थी, उसे लगा था कि इस देश में ऐसा जंगल राज तो नहीं हो सकता, ऐसा कानून तो नहीं हो सकता। वो उसकी धमकी से डरने की बजाय उसने कहा कि तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अक्कू यादव ने फिर धमकी दी, बट वो अंदर फोन करने के लिए चली गई। तब तक कुछ लोग घर के अंदर घुस आए उसको फोन करने से रोकने के लिए। उषा तब भी नहीं रुकी। उसने घर के गैस के सिलेंडर का नॉब खोल दिया और माचिस हाथ में ले लिया और उसने कहा कि अगर तुम में से एक भी आगे आया या किसी ने मेरे माँ बाप या मुझे हाथ लगाया तो मैं माचिस की तीली जला दूंगा, सिलेंडर उड़ जाएगा और तुम सब मारे जाओगे, हमें भी मारे जाएंगे, हमें कोई अफसोस नहीं है। अक्कू यादव समेत सारे लोग घबरा गए। इस दौरान में इस भीड़ को देख के बाकी बस्ती के लोग भी अपने घरों से झांक झांक कर देख रहे थे और उषा लगातार हाथ में माचिस लिए हुए उनको धमका रही थी कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मैं सिलेंडर में आग लगाऊंगी, सिलेंडर उड़ जाएगा और तुम सारे मारे जाओगे। उषा की इस बहादुरी को देखते हुए अक्कू यादव की पहली बार हालत खराब होती है और वो अपने लोगों को साथ लेकर वहां से वापस चला जाता है। ये एक इंसिडेंट इस कस्तूरबा नगर बस्ती की तकदीर को पलट देता है। पहली बार 10 साल में बस्ती ने देखा कि अक्कू यादव इतने सारे लोगों को लेकर आया और एक लड़की ने एक जरा सी हिम्मत दिखाई और वो डर के चला गया कि कहीं सिलेंडर सचमुच में न फट जाए और वो आग न लगा दे, और वो सच में आग लगा देती। बस्ती वालों ने बहुत सारे अपने घरों से झांक कर भी देखा, फिर उन्हें जाते हुए देखा और ये भी सुनते हुए जाते हुए कि ठीक है आज छोड़ो, फिर देखूंगा। लेकिन उन्हें लगा कि अक्कू यादव भी डर सकता है, इसके लोग भी डर सकते हैं और एक लड़की अगर डरा सकती है तो हम तो 300 परिवार हैं इस बस्ती में, हम क्यों नहीं डरा सकते। यहां से उन्हें एक हौसला मिला। इसके बाद वो सारे बस्ती वाले इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हम इतने सालों से जुल्म सह रहे हैं, कब तक सहेंगे, और अब ये बहुत हो गया, अक्कू यादव का मुकाबला करना चाहिए। इस तरह से जीने से अच्छा है कि लड़कर या तो मरे, और कितने मरेंगे, हम 300 परिवार हैं, उसके पास 50 लोग हैं। बस्ती वालों का हौसला उषा जगा चुकी थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि अक्कू यादव का फैसला करना है। अगले दिन ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अक्कू यादव उस वक्त बस्ती में नहीं था, इन्हें मालूम नहीं थी ये बात। उन्हें लगा अक्कू यादव यही है और अक्कू यादव के घर पे जाकर धावा बोल देते हैं, उसके घर को आग लगा देते हैं। उसके जो गुंडे वहां पे थे, चेले चपाटी, वो उन गांव वालों का गुस्सा देख के उनकी भी हालत खराब हो जाती है। जो जिसको मौका मिलता है वहां से बच के भागता है। कुछ लोग जो हाथ आते हैं उसको पीटते हैं गांव वाले, लेकिन वो भी अपनी जान बचा के भाग जाता है। अक्कू यादव का घर जला दिया गया और भागते हुए अक्कू यादव के लोगों से कहा गांव वालों ने कि अगर अक्कू यादव दिख गया तो उसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये बात अक्कू यादव के कान तक पहुंचती है शाम को,
पूरा गांव खिलाफ हो गया और पहली बार ऐसा, और उषा का तेवर वो देख चुका था। अक्कू यादव डर जाता है, उसे लगता है गांव वाले शायद अब उसे ना छोड़े, कुछ दिन के लिए जरूरी है कि शांति हो जाए, और उसे लगता है कि गांव वाले उसे ढूंढ के मारेंगे। तो गांव वालों के डर से अपनी जान बचाने के लिए अक्कू यादव खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर सरेंडर कर देता है। सरेंडर उसने इसलिए नहीं किया था कि वो अपनी सजा भुगतना चाहता था, बल्कि सरेंडर उसने इसलिए किया था ताकि पुलिस के प्रोटेक्शन में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस वाले भी उसके हमदर्द हैं, पुलिस वालों को वो पैसा देता था, पुलिस वाले उसके हिसाब से काम करते थे। तो उसे लगा पुलिस स्टेशन और जेल से ज्यादा बेहतर जगह है ही नहीं जान बचाने के लिए। तो वो जेल चला जाता है सरेंडर करने के बाद। उसके जेल जाने की बात और सरेंडर करने के बाद गांव वालों को पता चलती उन्हें बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि पहली बार 10 साल में उनका हौसला खुला था और उन्हें समझ में आ गया, उनके लोगों से पता चला गया कोई यादव गया है, लेकिन वो जब चाहेगा बेल पे आ जाएगा और फिर सबसे बदला लेगा। ये बात गांव वालों के मन में थी और उन्हें लगा कि ऐसा हो सकता है। तभी एक पेशी की तारीख आती है और ये तारीख थी 13 अगस्त 2004, 13 अगस्त 2004। नागपुर की जिला कोर्ट में अक्कू यादव को पेश होना था और गांव वालों तक ये खबर पहुंची वकीलों के जरिए कि शायद इस पेशी के दौरान अक्कू यादव को जमानत मिल जाए और वो रिहा हो जाएगा, और रिहा होने के बाद वो गांव वालों से बदला लेगा। ये बात 12 अगस्त 2004 की है, जब गांव वालों को इसकी पेशी की तारीख पता चली। अगले दिन अक्कू यादव को पेश किया जाएगा, जहां चूंकि पुलिस और बाकी सारे लोग मिले हुए हैं, कोई गवाह कभी था नहीं, तो जो पुराने केस और खुद उसने सरेंडर भी किया था जान बचाने के लिए, तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो बेल पे बाहर आ जाएगा और हो सकता है फिर गांव वालों से बदला ले। ये चीज गांव की औरतों को एक तरह से खौला गई, कैसा कैसे हो सकता है। पूरे गांव ने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अक्कू यादव का फैसला अदालत नहीं करेगी, अक्कू यादव का फैसला हम लोग करेंगे। 13 अगस्त 2004 को कस्तूरबा नगर बस्ती की करीब 200 औरतें पूरी तैयारी के साथ अदालत पहुंचती हैं। इन सभी औरतों के हाथ में लाल मिर्ची का पाउडर था, सभी औरतों के हाथ में चाकू था, जो किचन की जिसको जो चाकू मिला, जहां से जिस तरीके का नोकीला हथियार उन्होंने पकड़ लिया, सबने अपने कपड़ों के अंदर छुपाए कोर्ट में पहुंची। पुलिस को तब तक जरा सा भी कुछ भनक नहीं थी कि ऐसा क्या है, लेकिन जब कोर्ट में इतनी सारी औरतें एक साथ पहुंची तो फिर पुलिस वालों के भी कान खड़े हुए। तो इन लोगों ने ये बताया कि हम सिर्फ अक्कू यादव की सुनवाई के लिए ताकि इसके खिलाफ गवाही दे सके। तो पता चला कि गवाही ऐसे नहीं होती, उसके लिए कोर्ट हियरिंग होती है, वकील तारीख देता है, लेकिन पुलिस को इनकी मंशा, इनके इरादे के बारे में भनक नहीं थी। तय वक्त से पहले ये सब पहुंच चुकी थी। दोपहर को लंच के बाद सुनवाई थी अक्कू यादव के केस की, शायद जमानत भी मिल जाती। लंच के बाद अक्कू यादव को पुलिस लेकर कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन के दौरान अक्कू यादव अंदर जा रहा है, औरतें सब देख रही हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अचानक चलते चलते अक्कू यादव की नजर उन बस्ती में से एक औरत पर पड़ती है। ये वो औरत थी जिसका अक्कू यादव पहले रेप कर चुका था। उसको देखते ही अक्कू यादव कहता है कि तू वेश्या है। औरतें अब तक एकदम शांतिपूर्ण तरीके से खड़ी हुई थी, शायद वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करती, अपना एक्शन उसके बाद देती, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जैसे ही अक्कू यादव ने उस लेडी के बारे में ये कमेंट्स किया जिसका वो पहले भी रेप कर चुका, उसने चप्पल निकाला और पुलिस की जो गिरफ्त में था, उस गिरफ्त के बावजूद पुलिस को धक्का देते हुए उसने चप्पल मारना शुरू कर दिया अक्कू यादव को। जैसे ही वो आगे बढ़ के चप्पल मार रही थी, तब तक पुलिस उसको हटाने लगी। इतना देर काफी था बाकी औरतों के लिए। अचानक वो 200 औरतों की भीड़ अब चारों तरफ से अक्कू यादव और पुलिस को घेर लेती है। एक साथ लाल मिर्च का पाउडर हाथों से निकलता। पहले जो लाल मिर्च के पाउडर थे वो सारे जो अक्कू यादव को अपने कस्टडी में लिए हुए पुलिस वाले थे उनकी आंखों में डाला जाता है ताकि वो कुछ देख ना सके। क्योंकि औरतें ज्यादा थी, पुलिस वाले भी उस दिन ज्यादा थे, करीब 10-12 पुलिस वाले थे जिनकी गिरफ्त में अक्कू यादव था। पुलिस वालों की आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर जाता है, उन सबकी आंखें जलने लगती है, आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद वो सारी औरतें अक्कू यादव को पकड़कर उसके मुंह में, आंख में, नाक में सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर डालती हैं। फिर अचानक हर हाथ में खंजर नजर आता है। एक साथ सब अक्कू यादव पे टूट पड़ती हैं। अक्कू यादव बड़ी मुश्किल से गिड़गिड़ाते हुए भागने की कोशिश करता है, वो उसे दौड़ाती हैं। कोर्ट रूम के अंदर उसको दौड़ा दौड़ा कर जितनी औरतों को जितना मौका मिलता है वो सब उसे चाकू मारती हैं। कोर्ट रूम की फर्श, दीवार अक्कू यादव के खून से सन जाता है। जिस रूम में फैसला होना था 7 नंबर कोर्ट में उस दिन उसके मुकदमे का, उस रूम से जरा सा बाहर एक जज की बजाय 200 औरतें ने उस बस्ती के अक्कू यादव का फैसला किया जो 10 साल तक उसका जुल्म सहती रही थी। अब ये सब कुछ होने के बाद अचानक फिर किसी ने फोन किया, पुलिस फोर्स वहां पे पहुंची, बाकी औरतें सब जा चुकी थी, लेकिन पुलिस को उषा की कहानी मालूम थी
क्योंकि अक्कू यादव ने बताया था और सरेंडर भी उषा के चक्कर में किया था, क्योंकि उसने उस दिन सिलेंडर खोल दिया था और सारी चीजें पुलिस को मालूम थी। तो पुलिस ने यह कहा है कि उषा ने ही अक्कू यादव, अब चूंकि भीड़ की शक्ल में कोई कातिल नहीं होता है और भीड़ को आप कातिल नहीं कह सकते क्योंकि आप किसी का नाम और चेहरा भी होना चाहिए। तो पुलिस को एक आसान टारगेट मिला और उसे लगा कि ये उषा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो पुलिस ने मेन अक्यूज उषा को बनाया। जैसे ही उषा को बनाया और गिरफ्तार किया उसके साथ कुछ औरतों को, पूरी इस बस्ती की औरतें और बाकी आसपास के बस्ती के लोगों को जब ये खबर मिली अगले दिन अखबारों के जरिए, और ये पूरे देश में ये खबर चली थी, हम लोगों ने खुद किया था उस वक्त वारदात में, तो पूरा नागपुर गुस्से में आ गया। उसने कहा एक क्रिमिनल जिसने 10 साल तक आतंक मचा रखा था, फिर उसकी सारी कहानियां छन छन कराई, जिसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया, जिसको पुलिस ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, जब उसका ये फैसला हो गया तो पुलिस गलत केस बना रही है। और एक लड़की जिसको पकड़ा है उसने तो लोगों को हौसला दिया। तो इतना धरना प्रदर्शन पुलिस स्टेशन का घेराव हुआ कि पुलिस को मजबूरी में उषा को छोड़ना पड़ा। बट चूंकि अदालत की चारदीवारी के अंदर कत्ल हुआ था तो मुकदमा बनना था, पुलिस ने 100 लोगों को इसमें गुनहगार माना, 100 औरतों को, लेकिन 18 के खिलाफ आखिर में 302 के तहत मुकदमा चलाया गया। उषा की जब बात आई तो सबसे पहले ऊपर नाम था, लेकिन सारी बस्ती की औरतों ने कहा बाकायदा कोर्ट में कि उषा उस दिन कोर्ट नहीं आई थी, उषा नहीं थी। तो अदालत ने पूछा किसने मारा, एक साथ वो 100-200 औरतों ने कहा हमने मारा। अब अदालत के लिए भी मुश्किल काम था कि इनमें से कातिल किसको ठहराए, क्योंकि यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि हमने नहीं मारा, बल्कि 200 औरतें खड़ी होकर कह रही हैं कि हमने मारा। और फिर उसके बाद अदालत ने सारी सिचुएशन, सारी चीजें देखी। 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया गया कत्ल का अक्कू यादव के। करीब 10 साल तक ये मुकदमा चला। 2014 में अदालत का फैसला आया, इन 18 के 18 औरतों को बरी कर दिया गया, क्योंकि सबूत नहीं था, कोई सबूत आया नहीं। पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली, खासतौर पे उषा को घेरने की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पूरी बस्ती एकजुट, शहर एकजुट और शहर के लोग एक साथ, और इन सारी चीजों को देखते हुए अदालत भी भावना समझ गई और सबूत के अभाव में इन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। तो जब औरतें या लोग, आम लोग, अगर उनका गुस्सा चरम पर हो और उन्हें लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस अदालत उनके लिए काम नहीं कर रही है, तो फिर कई बार ऐसा हर्ष होता है। हालांकि एक सभ्य समाज में ऐसा मंजर नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा लगता है कि शायद ये सही है। अक्कू यादव को अगर 10 साल पहले पुलिस रोक लेती, उसके जुर्मों का हिसाब करती, उसको सजा देती, तो शायद कस्तूरबा नगर की 200 औरतों को कानून अपने हाथ में लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मजबूरी थी। हर औरतों की तरफ उसकी गंदी निगाह, बुरी नजर जब चाहना, किसी के साथ रेप करना, किसी को मार डालना, और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। यही मजबूरी थी कि इस कस्तूरबा नगर की औरतों ने खुद कानून हाथ में लिया, अदालत के अंदर अपने मुजरिम का खुद फैसला किया। ये कहानी आज भी नागपुर में लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। ये कहानी आज भी पूरे देश में है और ये कहानी आज भी एहसास दिलाती है, याद दिलाती है कि जब सब्र का दामन छलक पड़ता है तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। तो ये थी कहानी नागपुर के उस अक्कू यादव की, जिसका फैसला किसी अदालत ने, किसी पुलिस ने नहीं किया, बल्कि उन्हीं लोगों ने किया जिनके ऊपर उसने 10 साल तक जुल्म ढाए थे। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।